हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ ही इस वीडियो में पढ़ेंगे 8th क्लास के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग इस दूसरे अध्याय में यह देखेंगे कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन ये क्या हैं और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, इनका वितरण किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए देखते हैं और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इनका अलग अलग तरह से विभाजन किया गया है, इनका अलग अलग तरह से इनका बंटवारा किया गया है। ठीक है, कहीं किसी देश में पानी ज़्यादा है यानी कि समंदर और जो इनके यानी कि झील, नदी, तालाब, इन जलों की संख्या ज़्यादा है तो कहीं भूमि की संख्या ज़्यादा है, कहीं पठारों की संख्या ज़्यादा है तो कहीं पहाड़ों की संख्या ज़्यादा है। इस प्रकार से हम यह देखने का कोशिश करेंगे कि किस देश में किस प्रकार से, किस प्रदेश में किस प्रकार का वितरण है। ठीक है, ये प्राकृतिक वितरण है, इस पर इंसान का कोई जोर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं, इसमें यह देखते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ठीक है, यानी कि 90% जो आबादी है वह कितने जगह पर रहती है, तो मात्र 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। यहाँ पर या तो वहाँ पे बहुत कम यानी कि छिटपुट जनसंख्या है या है ही नहीं, निर्जन है यानी कि वहाँ पे कोई जन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसका वितरण है। अब हम देखते हैं भूमि क्या है। भूमि तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। प्राकृतिक संसाधन है यह भूमि। अब हम क्या देखते हैं कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, ये क्या है भाई, 30% भाग ही भूमि है। ये कहने का मतलब क्या है, तो पूरा भूपृष्ठ है। ठीक है, और पूरे भूपृष्ठ का केवल 30% ही जो हमारा मानव जाति है वह उपयोग करता है अपने रहने के लिए, अपने गुजर बसर करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या देखते हैं कि पूरा जो भूमि का पृष्ठ है उसका सिर्फ हम 30% ही उपयोग करते हैं जो भूमि है। अब यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ये हम देखते हैं कि ये जो 30% है इसके भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी कि रहने योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, अब उबड़ खाबड़ मरुस्थलाकृत पर्व और फिर जो पर्वत हैं, इनके पर्वत के तीव्र ढाल हैं, फिर जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ठीक है, वहाँ पर या तो जनसंख्या बहुत कम है और या तो नहीं है। ठीक है, अब उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि हम यह देखते हैं कि उर्वर मैदान और नदी घाटी जो है वहीं पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, उपयुक्त भूमि हमें मिल पाता है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, यानी कि इनका बसावट ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि उपयोग, भूमि उपयोग, किस प्रकार से भूमि का उपयोग होता है और भूमि उपयोग है क्या। सबसे पहले यह है कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। ठीक है, साधारणतः इसे भूमि उपयोग हम कहते हैं। ये हम क्या देखते हैं कि जब भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए करते हैं, तो साधारणतः इसे हम क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि कहाँ पे किस देश में भूमि का वितरण हुआ है, किस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एक टेबल आपके सामने दिया हुआ है, इसके माध्यम से चयनित देशों में भूमि उपयोग किस प्रकार से यानी कि यहाँ उपयोग हो रहा है, इस सारणी को आप ध्यान से देखें। ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो एक तरह ये तो देश हैं सारे, इधर फसल भूमि है, ये चारागाह है, इधर वन है और फिर इधर अन्य उपयोग है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मात्र 6% भूमि पर क्या होती है, फसल। ठीक है, ये भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, तो मात्र 6% भाग ही क्या होती है, वहाँ पर फसल योग्य भूमि है। अब हम देखते हैं कि 56% वहाँ पे चारागाह है, 14% वन है और अन्य भूमि का जो उपयोग है वो 24% है। ब्राज़ील को आप देख सकते, इस प्रकार आप जो देख रहे हैं यानी कि फसल योग्य भूमि ब्राज़ील को देखें तो यहाँ कितना है, 9%, कनाडा को देखें तो 5%, चीन को देखें तो 10%, फ्रांस को देखें तो 35%, भारत को 57%। ठीक है, यानी कि आप जब फसल योग्य भूमि को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, भारत का है इसमें। ठीक है, फसल योग्य भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भारत की
57% हिस्से पर क्या हो सब फसल योग्य भूमि है। अब हम क्या देखते हैं, जापान का है 12%, उसके बाद रूस का 8%, यूनाइटेड किंगडम यूके का है 29% और संयुक्त राज्य अमेरिका का है 21%। और विश्व का जो पूरा भूमि है, पूरा विश्व को आप जोड़ लें तो वहाँ पे सिर्फ 11% भूमि है जो विश्व का फसल योग्य भूमि है। ठीक है, चारागाह को अब लेते हैं तो चारागाह है ऑस्ट्रेलिया में 56%। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि चारागाह योग्य भूमि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, ब्राज़ील में 20%, कनाडा में 4%, चीन में 34% और फ्रांस में 21%, भारत में 4% ही मात्र चारागाह है। ठीक है, अब देखते हैं जापान में 2% है, फिर रूस में 5% है और यूनाइटेड किंगडम में 46% है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 26% है और पूरे विश्व में जो चारागाह योग्य भूमि है वह है 26%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा 56% भूमि चारागाह के रूप में है। अब हम क्या देखते हैं कि वन क्षेत्र जो है उसका कितना प्रतिशत भाग किन किन देशों में कितना कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया में है 14%। ठीक है, वन का जो 14% क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं कि ब्राज़ील में है 66%, कनाडा में 39%, चीन में 14% और ये आप देखते हैं फ्रांस में 27%, भारत में 22% और क्या देखते हैं जापान में 67% है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जापान में है 67%। ठीक है, 67% भूमि पर वहाँ पे क्या है कि वन है सबसे ज़्यादा। और हम क्या देखते हैं कि आप देखेंगे तो अन्य जो भूमि का उपयोग है वो अब देखेंगे आप तो क्या है कि सबसे ज़्यादा कनाडा में है कि उसका अन्य उपयोग है, यानी कि ये फसल चारागाह और वन के अलावा ये उनका अन्य उपयोग करते हैं। ठीक है, उस भूमि वह भूमि जो है अन्य उपयोग के लायक है। तो सबसे ज़्यादा अन्य उपयोग लायक भूमि कहाँ है, कनाडा में। सबसे ज़्यादा यानी कि जो वन है वह कहाँ है, तो यह है जापान में। ठीक है, प्रतिशत में बात कर रहा हूँ, प्रतिशत। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा चारागाह है ऑस्ट्रेलिया में और सबसे ज़्यादा कहाँ है यानी कि खेती योग्य फसल योग्य भूमि है तो वह है भारत में। ठीक है, इस प्रकार आप जरूर नोट्स बना लेंगे इन सभी का और ये सभी जरूर क्या होते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसका उपयोग भौतिक जो उसका यानी कि उसकी संरचना कैसी है इस पर हम उसका उपयोग क्या करते हैं निर्धारित करते हैं। ये देखते हैं कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता वहाँ कैसी है। ठीक है, मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है, ये सभी क्या है इसके महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, तो इसके महत्वपूर्ण निर्धारक हैं भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति है वहाँ के यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि है या समतल है, मृदा कैसी है यानी कि उपजाऊ है कि अनुपजाऊ है, जलवायु कैसी है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ का। फिर देखते हैं कि खनिज, उसमें किस प्रकार से खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार के फसल उसमें उगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि जल की उपलब्धता यानी कि उसके इर्द गिर्द वह नदी घाटी में है या वह है रेगिस्तानी इलाके में। ठीक है, तो जल की उपलब्धता वहाँ कैसी है। फिर देखते हैं कि मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ जनसंख्या है कि नहीं, प्रौद्योगिकी का वहाँ पे किस प्रकार से विकास हुआ है, ये सभी उसके उपयोग प्रतिरूप के क्या करते हैं महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। यानी कि भूमि इस तरीके से आप बांट सकते हैं कि यह भूमि निजी है या सामुदायिक है। ठीक है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं भूमि को बांट सकते हैं। निजी भूमि क्या होता है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ठीक है, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि चारा, फसलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं सामुदायिक भूमि कहलाते हैं। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन भूमि कहते हैं सामुदायिक भूमियों को। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी भूमि है जो क्या है सबके लिए है, यानी कि उस पर किसी का कोई अपना एक अधिकार नहीं है, यानी किसी की वो निजी संपत्ति नहीं है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। क्या है कि जनसंख्या और उनकी मांग क्या, जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है, ये आपको पता है। ठीक है,
तो हम क्या देखते हैं, जनसंख्या के अनुसार क्या होती है, मांग भी बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। यह हम देखते हैं कि भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना लैंड है तो है बस, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या है कि आप फसल योग्य भूमि का आकार बदल सकते हैं, ठीक है। जंगल का आकार बदल सकते हैं, स्वरूप बदल सकते हैं उसका, यानी कि जो फसल योग्य भूमि है उसको आप जंगल में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जो भूमि का आकार है, यानी कि जो भूभाग है आपके पास, वह निर्धारित है, वह निश्चित है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, वो जो भूमि का आकार है, वह उपलब्धता उसकी क्या है, सीमित है। जंगल बढ़ा सकते हैं आप, फसल योग्य भूमि बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन अब ये नहीं बना सकते आप कि जो भूमि नहीं है उसको भूमि में बदल देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी, हर जगह अलग अलग तरह का पूरा उसका बनावट और संरचना होता है। अब लोगों ने सामुदायिक भूमि, जो लोग हैं उनका सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से जो उनका अधिकार नहीं होना चाहिए इसको करना, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, एक अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को क्या करती है, सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ठीक है। इन सभी के लिए क्या है, प्रमुख खतरा बन गया है। हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है। जंगलों को काट करके ये एक क्रमिक विकास यहाँ पे दर्शाया गया है, आपको देखेंगे तो, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि अभी ये जो क्रम है, पहला क्रम है, इसमें तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ फसल है, पेड़ हैं, पौधे हैं और जो छोटे छोटे मकान हैं। लेकिन फिर क्या देखते हैं, दूसरा ये क्रमिक विकास होता है यहाँ पर, इसमें देखते हैं कि कुछ और इसका क्रमिक विकास हुआ है। इसमें मकान जो है वो पक्के के दिखने लगे, ठीक है, और बैलों के जगह पर ये दिखने लगे आपको ट्रैक्टर, ठीक है। इस प्रकार से इधर जो आप मतलब जंगल इधर देख रहे हैं, वन देख रहे हैं, उधर क्या होते हैं, कुछ उद्योग आपको लगे हुए दिख रहे हैं। फिर जब आप तीसरे क्रम में आते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ आते हैं तो आपको कुछ और बदलाव दिखता है, ठीक है। यह बदलाव दिखता है कि रोड अब पक्की हो गई, सड़कें पक्की हो गई, ठीक है, लाइट्स लग गए, वहाँ पे गाड़ियाँ चलने लगी और एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्क के रूप में आपको छोटी सी हरियाली देखने को मिल रही है, बस, ठीक है। उसके बाद हम चौथा इसका विकास जो क्रमिक हो रहा है वह यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह इसका पूरा स्वरूप बदल जाता है, यानी कि आपको हरियाली कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। और हर जगह क्या है, बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप के आपको बिल्डिंग देखने को मिल रहे हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये पूरा जो आप बदलाव देख रहे हैं, ये सभी क्या है, यही पूरा कारण बनता है भूस्खलन का, ठीक है, मरुस्थलीकरण का ये पूरा कारण बनता है, क्योंकि पेड़ों को काटते हैं आप, ठीक है। यानी कि पेड़ हो या झाड़ी हो, वह आपके लिए क्या होती है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कि आपको हर चीज़ से बचाता है और आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। यानी कि वो आपको गर्मी से बचाता है, फ्रेश एयर देता है, ठीक है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इस प्रकार से जब ये कट जाते हैं पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का परिणाम हर चैप्टर में लगभग हमने पढ़ा है। इसका सबसे भयंकर प्रकोप क्या होता है, भूमंडलीय कोषणीकरण होता है, ठीक है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। अब इसको आप कैसे संरक्षित करेंगे, यानी कि इसके संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं, इनके उपाय को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। अब नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने पर निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय बनती है, ठीक है, विषय है यह।
अब हम देखते हैं कि भूस्खलन होता है, ठीक है। भूस्खलन से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में होता है, ठीक है। जो तीखी पहाड़ी ढलान होती है वहाँ पर होता है। अब हम क्या देखते हैं कि जंगल धीरे धीरे कट रहे हैं, ठीक है, यानी कि पेड़ वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी का जो पकड़ होता है वह क्या होता है? ढीला पड़ जाता है। पेड़ क्या करते हैं? पूरे मिट्टी को बांधे रखते हैं, लेकिन पेड़ वगैरह जो हैं वो वहाँ से खत्म हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं हमारे द्वारा, मानव द्वारा। तो क्या होता है? एक मिट्टी का बहुत बड़ा मलबा गिर जाता है और वह जो नदी का कुछ हिस्सा होता है पानी को अवरुद्ध कर देता है। अब वो मलबा धीरे धीरे क्या होता है? नदी अपने धार से तोड़ देती है और एकाएक नीचे आ जाती है। नीचे उसके पानी बहने लगते हैं। वो क्या करते हैं? नीचे जो भी घाटी में बसे हुए लोग हैं, नदी के नीचे जो नदी के निचला जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर भयंकर तबाही मचाती है वो नदी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करते हैं? बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि जो भूमि है हमारे लिए संसाधन है, इसका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं हम कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये समाप्त होने के डर पैदा हो गए हैं, ठीक है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप वन लगाइए, ठीक है। भूमि संरक्षण कैसे आप कर सकते हैं? तो आप वृक्षारोपण कीजिए, ठीक है। भूमि का उद्धार, यानी कि जो भी भूमि है उसको उपचारित करके, ठीक है। उसमें आप यदि कोई बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं वो ऐसे ही अनुपचारित मल और मलबे को छोड़ देते हैं, उस पर आप रोक लगाएं। रासायनिक जो कीटनाशक है, ठीक है, उन पर आप रोक लगाएं, उन पर छिड़काव से बचाएं उसको। फिर उर्वरक हैं, उनका जो इस्तेमाल है उसको क्या करें? बहुत ही सीमित करें और उचित मात्रा में ही करें, ठीक है। इसके बाद क्या है? अतिचारण, यानी बहुत ज़्यादा पशु जो आप वहाँ पर एक ही भूमि पर छोड़ देते हैं, वो क्या है? वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनता है। तो इन सभी तरीके, ये सभी जो तरीके हैं, इन पर आप अंकुश लगा करके, इनको आप करके, यानी कि वन रोपण करके, ठीक है, और भूमि का उद्धार करके, रासायनिक कीटनाशकों पर रोक लगा करके, उर्वरकों पर रोक लगा करके आप क्या कर सकते हैं? इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, इसको पूरे तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नई शब्दावली है अपक्षय, ठीक है, यानी कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है। टूटना और क्षय होना, यही अपक्षय है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि तापमान परिवर्तन होता है, उसमें भी अपक्षय होता है। तुषार क्रिया, यानी कि एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके कारण क्या होता है? ये टूटते हैं। इनका टूटना और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। इस प्रकार मृदा को हम देखते हैं, ठीक है। मृदा देखते हैं, मिट्टी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण पतली परत मृदा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? कौन मृदा, यानी कि मृदा कहलाती है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, ये जो पतली परत होती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। जो भूमि यानी कि लैंड है, उससे यह निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार क्या है? मृदा के प्रकार को दर्शाते हैं। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि ये आप पूरा एक मृदा है, ठीक है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो ये जनक मिट्टियाँ हैं, ठीक है, यानी कि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। मेन इसका जो पूरा ऊपर का हिस्सा है उसका ओरिजिनेशन इसी से हुआ है। लेकिन क्या होता है? ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ हैं, ठीक है। फिर यह बालू गाद, यानी कि ये जो ऊपर के हिस्से होते हैं नए होते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि उपमृदा के साथ, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा। ये अब ऊपर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वह क्या होता है? हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होता है, ठीक है। इसी पर फसल उगते हैं। अब आप क्या जानते हैं
तो केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में क्या होता है, सैकड़ों वर्ष लगता है। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, इसको संरक्षित करके रखना चाहिए। तो ऊपर हमने देखा था कि स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, ठीक है। जो स्थल रूप होता है वह मृदा का प्रकार होता है, यानी कि मिट्टी कैसी है उसको निर्धारित करता है। अब मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की क्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा को यह क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, इसका सही जो मिश्रण है। अब हम क्या देखते हैं, ये मृदा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि जनक शैल, ठीक है। जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और परगम्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, इसकी परगम्यता को निर्धारित करते हैं, मतलब इसकी संरचना कैसी है, ठीक है। इसके जनक शैलों का क्या गुण है, ठीक है, उस पर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। इसका रंग, गठन, रासायनिक गुण, ये सभी उस पर निर्भर करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि ऊंचावाच, फिर तुंगता और ढाल मृदा के संचय को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। मृदा के संचय को निर्धारित करता है, यानी कि उसके इकट्ठा, यानी कि जो कुछ भी चीज़ें उसमें इकट्ठा होती हैं उसको निर्भर करता है। उसमें कितना जल है, कितना उसमें कोई भी ह्यूमस है, ठीक है, ये सभी क्या करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो, यानी कि भूमि ऊंची है, ठीक है, यानी कि पहाड़ी है या तीखी ढाल पर है, उस पर निर्भर करता है ये पूरा, ठीक है। यानी कि ऊंचावच, ठीक है, ऊंचावच और फिर तुगंता और ढाल, ठीक है, इस प्रकार से मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी ऊपरी परत हमारा होता है उसको प्रभावित करते हैं, उसको घटाते हैं और उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है उसको निश्चित करता है। क्या देखते हैं कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, यानी कि जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, ये अपक्षय और ये सब क्या करते हैं, और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको विक्षोभित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो हैं, ठीक है। ये क्या थे, पूरा मृदा के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह थे। ये हम देखते हैं कि ये जनक शैल, उसके बाद वो ऊंचाई पर है या तीखी ढाल पर है, ये सभी क्या करते हैं, एक कारक हैं, यानी कि फैक्टर हैं, ठीक है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले। अब हम देखते हैं कि मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के और क्या कारक हैं, इनको देख लेते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक, ठीक है, यानी कि जलवायु वहाँ की कैसी है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, कितना समय लगा, ठीक है। अब अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं, जो हमने ऊपर यानी कि पढ़ा है, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके कारक हैं। अब मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ठीक है, मृदा निम्नीकरण और इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो ये हम देखते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी का निम्नीकरण हो सकता है। यह हम देखते हैं कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, ठीक है, भूस्खलन और बाढ़ है। ये सभी क्या है, ये कि निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। अब हम क्या देखते हैं कि मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं, यानी कि ये आप देखते हैं कि मल्च बनाना, ठीक है, किस प्रकार से इसको आप संरक्षित कर सकते हैं। मल्च बनाना, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ क्रियाकलाप, इसको देखना जरूरी नहीं है, मैंने सोचा कि वो दिया हुआ है, यानी कि क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो अब हम यह देखते हैं कि इसका क्या कुछ विधि है। तो मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, ठीक, क्या की जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी कि जो भी इसके अंदर नमी है वह रुकी रहती है। हम क्या करते हैं कि पौधों के बीच अनावरित भूमि, जो जिस पर कोई आवरण नहीं है, उस भूमि पर क्या करते हैं, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। ये यानी कि जो आप जैव पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट भी आप उसको बोल सकते हैं, उससे उसको ढक देते हैं, इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है, ठीक है। ये क्या होता है, यानी कि नम रहती है। अब हम क्या देखते हैं कि वेदिका फार्म, जो यानी कि सीढ़ी नुमा बना करके की जाती है खेती, उसको बताया जा रहा है।
ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, ठीक है। इसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि वेदिका फॉर्म इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। वेदिका फॉर्म यानी कि सीढ़ी नुमा आकार से बना करके इसको हम बनाते हैं, एक सीढ़ी के आकार का। ये पानी का जो रुकावट होता है उसको क्या करता है, एक कम कर देता है, यानी कि बहाव कम कर देता है, रुकावट को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई क्या है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो जुताई होती है वह क्या है, समोच्च रेखीय जुताई होती है, ठीक है। ये समानांतर रेखा के क्रम में, ठीक है, ये क्या करती है, जल के रुकावट का एक कारण बनती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि रक्षक मेखलाएं क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस प्रकार से एक आप लगा देते हैं बहुत सारा वृक्ष एक लाइन में, वो क्या करते हैं कि हवा, तेज हवाओं को आने से रोकते हैं, इससे मृदा का बचाव होता है, ठीक है। इसका मृदा का जो आवरण होता है उसको हम बचाते हैं, ठीक है, ऊपर का जो आवरण होता है। अब समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बना दी जाती है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, एक खाई बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, कुछ उपाय हैं जिनको आप बचा सकते हैं मिट्टी को कटने से, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि चट्टान बांध, ये भी एक तरह से बांध बना देते हैं, ठीक है। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, ठीक है। अब बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है, ठीक है। यानी कि एक फसल हर जगह नहीं लगाई जाती है, विभिन्न प्रकार की फसलें अलग अलग कतारों में लगाई जाती है, ठीक है। तो अब क्या आप जानते हैं, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितना था, यानी कि 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, ठीक है, जो 2000 में बढ़कर कितना हो गया, 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है, ठीक है। यानी कि कितना बढ़ रहा है यह आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा यानी बढ़ रहा है। 75 में कितना था, 75 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया। हम बहुत ज़्यादा ही, यानी कि जनसंख्या का भार इस पर बहुत ज़्यादा है और हमारे अंदर जागरूकता की कमी भी है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 यानी कि 3/4 जो हिस्सा है वह किससे ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है, ठीक है। 3/4 हिस्सा, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जल ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जीवन यानी कि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था कहाँ, महासागरों में। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का जो सतह है उसकी 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और क्या है, मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही हैं, ठीक है। यानी कि जो लवणीय जल है वो सबसे ज़्यादा है और जो अलवणीय जल है वो मात्र 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अटलांटिक, क्या है, अंटार्कटिका, माफ़ कीजिएगा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। हम क्या देखते हैं कि अलवण जल जो है वह केवल 2.7% ही है, लेकिन इसका भी लगभग 70%, इस 2.7% का 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका बहुत ही कम मात्रा में हमारे उपयोग के लिए यह अवेलेबल है। अब हम क्या देखते हैं कि अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, सबसे बड़ी बात है। अब क्या देखते हैं कि केवल 1% लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, 1% सिर्फ, ठीक है।
अब हम क्या देखते हैं कि यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी कि ये जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भौम जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है उस रूप में, नदी के रूप में, झील के रूप में ये अवेलेबल है, और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है सिर्फ 1% जल। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है। इसलिए जल को टपक यानी कि नल जो है उससे जब जल टपकता है तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और यदि नल खराब भी हो जाए आपके घरों के तो तुरंत उनको क्या करना चाहिए, यथाशीघ्र बनवा लेना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं कि इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्या है, यह पृथ्वी का सबसे ज़्यादा मूल्यवान पदार्थ है अलवणीय जल। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसका साइकिल जो है सेम रहता है। इसको आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है, जल को बना नहीं सकते हैं अलग से, इसको आप रिसाइकल करके इसको आप रीयूज कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसकी कुल मात्रा क्या है, स्थिर रहती है। अब हम क्या देखते हैं कि औसत उपयोग कितना हम कर पाते हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। ठीक है, क्या करता है, 135 लीटर, ये बहुत बड़ी मात्रा है पीने में। ठीक है, यानी कि ये करता है 3, ये सभी क्या है 135 लीटर का ही, पीने में 3, खाना बनाने में 4, नहाना 20, शौचालय और फ्लशिंग इन सभी में 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी 23। ठीक है, इस प्रकार से कुल 135 लीटर पानी हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं प्रतिदिन। एक एवरेज है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है। गांव और जो जहां पर पानी अवेलेबल है आसानी से, वहां पे तो बहुत ज़्यादा लोग इसको बर्बाद करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसकी जो मात्रा है, इसकी कुल मात्रा स्थिर है। ठीक है, यानी इसको आप बना नहीं सकते, इसको घटा बढ़ा नहीं सकते आप। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाढ़ की जो प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों और वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा क्या करता है, निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि कभी बाढ़ के रूप में नदियों में, बारिश के रूप में पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी के अन्य नदी नालों से होते हुए वह समुद्र में, फिर वहां से वाष्प के रूप में ऊपर, फिर ऊपर से वर्षा के रूप में नीचे। इस प्रकार से इसका चक्र जो है वो पूरा चलता रहता है। आप इसको अलग से प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा सीमित है, बस इसको आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार, ठीक है, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र के प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका में पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। क्या करता है, यहाँ पर पूर्णतः पानी यानी कि खरीदा जाता है, कोई पानी यहाँ नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। कहाँ, तो सौराष्ट्र में। ठीक है, ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र प्रदेश में लगभग कितने जनसंख्या, यानी कि 1.25 सवा लाख लगभग आबादी क्या करती है, ये पास में अमरेली है। ठीक है, जनसंख्या वाला अमरेली शहर जो है वह पास के तालुका से पानी खरीदता है। अमरेली है सौराष्ट्र में, जो पानी खरीदने पर निर्भर है, पूरी तरीके से निर्भर है, वहाँ पे कोई पानी नहीं है। जल उपलब्धता की समस्या क्या है, जल उपलब्धता की जो समस्या है उसको हम देखते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और क्या पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव जो होता है इनको हमेशा रहता है। देखते हैं कि इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करते हैं, जल के जो स्रोत हैं उसको दूषित कर देते हैं, इससे भी आप इस संकट से जूझते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए, यानी कि अब स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो बहुत क्या होगा, बुरा हाल हो जाए। अब हम यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं
कि यमुना वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। ये क्या है कि कोई कोई नदियां ऐसी हैं जो ये औद्योगिक संस्थान हैं, ये उसमें इतना ज़्यादा मल मूत्र और कूड़ा करकट प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं कि उनको डेड घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है उस शहर में, यानी कि उस नदी का उस शहर में, एक पर्टिकुलर शहर में कोई उस का जो जल है, यानी कि जो वो वहाँ से लाती है हिमानियों से, वो उसमें है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट और मल मूत्र ही है। ठीक है, इस प्रकार उनको क्या किया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि जो जल संसाधनों का संरक्षण है उस पर क्या करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है। ठीक है, अति उपयोग और प्रदूषण इसको क्या करती है, उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अब अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। ये सभी क्या हैं, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले हैं, ये सभी इसके प्रदूषण के संदूषक के यानी कि हैं। ठीक है, प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, ये सभी इसको प्रदूषित करने वाले मुख्य कारण हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि एक वाटर ट्रीटमेंट करके जो भी इनका ये क्या होता है, मल होता है, गंदगी होता है, उसको क्या किया जाता है, ट्रीट करके उनको नदियों में छोड़ा जाए, और यानी कि नदी या भूमि जो भी है वहाँ पर छोड़ा जाए। फिर हम क्या देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, ठीक है, तो अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पाद उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है, तो जब आप अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करके एवं विभिन्न उत्पादों उपयोगों में लाते हैं, विभिन्न उत्पादक इसके उपयोग में लाते हैं, यह क्या कहलाता है, वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। अब औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर क्या करता है, 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर क्या करता है, 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होता है। यानी कि वर्षा जल को एकत्र करके आप जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसको यूज़ करके। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कैसे होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, इसका जीवन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जैव मंडल में, ठीक है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित है। ठीक है, और निर्भर रहती हैं, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। ठीक है, परितंत्र किसको कहते हैं, तो मतलब एक ये जो सभी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये एक तंत्र का विकास करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि मृदा है, मृदा में बहुत सारे जीव जंतु छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सभी क्या करते हैं, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि चिड़िया है उसको खाती है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खाती है। यानी कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि कीड़े मकोड़े भी ये साफ हो जाते हैं और ये चिड़िया अपना भरण पोषण भी कर लेती है। अब चिड़िया को खाने वाले कोई और जंतु हैं, उस जंतु को खाने वाले कोई और जंतु हैं, इस प्रकार से पूरा एक चक्रण चलते रहता है और पारितंत्र का निर्माण होता है। अब हम क्या देखते हैं कि वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं। और क्या देखते हैं कि इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें क्या करते हैं, शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं और वे पारितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि सबका एक अपना अपना क्या है,
महत्व है। अब हम क्या देखते हैं कि चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ठीक है, यानी कि ये सभी जीव जंतु क्या हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं और पूरा पारितंत्र के निर्माण में सहायता करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब हो जाने से मर जाते। ठीक, क्या होता था कि जो ये इस प्रकार की दवाएं थी वो पशुओं में दिए जाते थे। अब वो दवाई क्या करते थे, इनके अपमार्जक उपरांत, यानी कि जब इनके शरीर को, मृत शरीर को गिद्ध खाते थे तो उनके क्या होते थे, किडनी खराब हो जाने से मर रहे थे। ठीक है, अब पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से गिद्धों के जो प्रजनन है आरक्षित स्थान पर किए जाने का प्रावधान ऐसा किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से सुने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से उठा करके सिविल सर्विसेज यूपीएससी में डाल दिया गया था, तो आप इसको जरूर सुन लें। हम क्या देखते हैं कि ये यूज होता था, ये जो दवाइयां हैं ये यूज होती थी पशुओं को देने के लिए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता था, इनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। क्या हो रहा था कि जब ये दवाई, यानी कि क्या करते थे, ये दवाई दिए जाते थे मवेशियों को। अब मवेशियों का क्या हुआ, मर जाने के बाद ये क्या करते हैं, अपमार्जन करते हैं, यानी कि खा जाते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो देखा गया कि गिद्ध मरने लगे, उन पर एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में यह पाया गया कि ये जो दवाई है पशु को जो दी जा रही है, यानी कि डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन, ये जो दवाइयाँ हैं जो दी जा रही हैं पशुओं को, ठीक है, उनका उपयोग से ही, उनको खाने से ही ये क्या हो रहे हैं, गिद्ध मर रहे हैं। उन पशुओं को खाने से ही ये गिद्ध मर रहे हैं और उनमें किडनी खराब होने की समस्या आ रही है, जिसके कारण ये मर जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, माने ये दवाई अब पशु को नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रयत्न चल रहा है। और क्या चल रहा है, इसके साथ साथ आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यह देखा कि अभी, यानी कि कुछ वर्ष पहले और अभी के जो दौरान, अभी के वर्षों में क्या हम देखते हैं कि गिद्ध की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका बहुत बड़ा कारण था इनके मरने का, तो इन पर अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इनको क्या किया जा रहा है, आरक्षित जगह पर इनका प्रजनन कराया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे हुआ है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में रखा जा सकता है। ठीक है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, ये क्या है कि विश्व की वनस्पति के जो मुख्य प्रकार हैं ये दिए गए हैं, इनको 4 वर्गों में रखा जा रहा है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये इनके प्रकार हैं। अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही उग जाते हैं। ठीक है, प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र में ही ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, हम यह देखते हैं वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। ठीक है, अब सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, यह जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है कि घास स्थलों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि कम वर्षा वाले, जहाँ पे वर्षा कम होती है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन उसका ना हो पाए, पानी का बहुत ज़्यादा इसमें से बहाव ना हो पाए। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए। अब हम देखते हैं कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। ये 2 जो वनस्पति हैं ये कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेशों में। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदाहरित
और सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि ये इनकी पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है सदाहरित वन और पर्णपाती वन में। अब सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, ठीक है, यानी कि एक साथ यानी कि पूरे वो पत्ता विहीन नहीं हो जाते हैं, ठीक है, उस उन पे पत्ते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन पे पत्ते रहते हैं। अब पर्णपाती वन किनको कहते हैं? पर्णपाती वन वैसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि ये सारी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में, ये जो वन होते हैं विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। आप पिछली कक्षाओं में यानी कि 7 क्लास में हमने इनका बारीकी से अध्ययन किया है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनमें क्या जीवन है, किस प्रकार के जानवर रहते हैं, इन सब का हमने बारीकी से अध्ययन किया है, ठीक है। तो इनके वितरण और इनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। आप उस पीछे के जो क्लास हैं प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे होता है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन है, उसको संरक्षित हम कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि वन हमारी संपदा है, ठीक है। अब पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, यानी कि संरक्षित रखते हैं। अब देखते हैं कि जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन है, यानी कि वो उनका जो यानी कि अस्तित्व है वह खतरे में है और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य और फिर दावानल और भूस्खलन में ये सब वृद्धि जो हो रहे हैं, ये सभी इसके कुछ विनाश के कारण हैं। से मानव निर्मित ये जो आप कुछ कारक देख रहे हैं, ये क्या है? प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है। कुछ मानव निर्मित और कुछ प्राकृतिक कारक हैं। इसमें मानव निर्मित आप क्या देख रहे हैं, यानी कि वनोन्मूलन है, यानी कि मानव ही काट रहे हैं, मृदा अपरदन ये सभी तो आप जो देख रहे हैं भूस्खलन, इसमें क्या है, कुछ तो है वो प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है, ठीक है, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है, यानी कि इनको बढ़ा रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने वाली संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, ये जंतु मर जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनको क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है इनके सींग के लिए, इनके दांतों के लिए, इनके नखों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, शिकार करके इनको बेच दिया जाता है, ठीक है, और इनको मारा जा रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये सभी क्या किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, ये सभी क्या किए जाते हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं या वनस्पति हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये बनाए जाते हैं। अब ये शब्दावली है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है, यानी कि हम एक पूरा पारितंत्र का जो भी प्राकृतिक वातावरण होता है वह देने का कोशिश करते हैं और उसको आरक्षित कर देते हैं, वह क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल और ये प्राकृतिक हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये जो बनाए जाते हैं, संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। मतलब इस प्रकार के स्टेप लेने चाहिए ताकि ये सभी पशु पक्षी और जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो बच सके। अब बहुत से देशों ने कानून बना दिया है, ठीक है, कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है, ठीक है। क्या किए हैं, बहुत सारे जो देश हैं वो एक कानून बना दिए हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग
और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITPES यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, तो इसको क्या किया जाए, इसकी स्थापना की गई है। अब जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है, इसने क्या किया है, एक सूची तैयार किया गया है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार क्या किया गया है, व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और उसके बाद इनको एक संरक्षण प्रदान किया गया है, इनको संरक्षित किया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैव मंडल नीचे क्या है। ठीक है, जैव मंडल नीचे को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। ठीक है, यानी कि एक सीरीज है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप जैव मंडल नीचे को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं यानी कि जो CITES, ठीक है, ये जो संस्था है यानी कि संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो परिपाटी है, यानी कि ये जो आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखे थे CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये क्या किया गया है, इसका सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह क्या है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या किया जाए, अनेक जीवन को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं, यानी कि उसको संरक्षण दिया गया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है, इसको ये उदाहरण है। इनको क्या किया गया है, ऐसा एक उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है जिनका आप क्या कर सकते हैं, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, यानी आप इनको एक संरक्षण प्रदान करें। ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह इनका संख्या बढ़ाएं। ठीक है, इनको व्यापार के माध्यम से, और यह भी सुनिश्चित करें कि जिनको ये दिए जा रहे हैं वो इनके जीवन को क्या करें, एक सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी लें। अब हम क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपने इसको बढ़िया से पढ़ा है, सुना है और समझा है, तो आप जरूर नोट्स बनाएंगे। ये सारे अब क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने लगे हैं और इनका अध्ययन आपको जो कर रहे हैं इतने मेहनत से, उसको नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। ठीक है, और एक दो बार सुन लें, उसके बाद ये क्या होगा, पूरा फिट हो जाएगा। इन्हीं से क्या किए जाते हैं, हर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत ही एकाग्रता से इस वीडियो को देखा है, सुना है और समझा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।